गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे। पढ़ाई सबकी बहुत अच्छी चल रही होगी और पढ़ाई में हमेशा उसे एक इंटरेस्ट लेकर के पढ़ाई किया करें, है ना। इसे बर्डन कभी ना समझें। इंटरेस्ट लेंगे ये आप में इंटरेस्ट क्या होगा, आपकी इंटरेस्ट और बढ़ाएगा, है ना। कुछ नया जानने की उत्सुकता होनी चाहिए। पढ़ाई का मतलब क्या है? कुछ नया जानने की उत्सुकता होनी चाहिए। चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स को। और करंट अफेयर्स में देख लेते हैं आज हमारे पास कौन से इश्यूज हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं। और इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, एट द एंड MCQs करेंगे। और MCQs आपकी टॉपिक से रिलेवेंट होगी। तो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स का और देखते हैं कि हमारे पास पहला मुद्दा कौन सा है। ओके, चलिए। फर्स्ट मुद्दा है हमारे पास आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान। ठीक है, किसके द्वारा है ये? तो सबसे पहले यहाँ ध्यान रखिएगा, ये किसके द्वारा है? आवासन और शहरी कार्य जो मंत्रालय, किसके द्वारा? आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। ओके, इनके द्वारा है। यहाँ पे हो सकता है क्वेश्चन आपसे मंत्रालय से पूछ सकता है कि किस मंत्रालय के द्वारा है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा कौन सा है ये? मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल क्या चल रहा है कि पर्यावरण को लेकर के, है ना, काफ़ी सारे मतलब कहीं योजना है, कहीं कुछ अभियान शुरू किया गया है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, शहर अभियान। ओके, चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप किसके द्वारा? मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है? ये ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसा हो सकता है क्वेश्चन मंत्रालय को लेकर के मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछ चुका है। तो क्या होगा? आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। ओके, एक्चुअली हुआ क्या है कि 15 मई 2023 को केंद्रीय मंत्री कौन है? हरदीप एस पुरी। ठीक है, हरदीप एस पुरी, नाम याद रखिएगा, हरदीप एस पुरी। हो सकता है मंत्रालय की जगह अगर मंत्रालय नहीं देता है और अगर दे देता है कि मंत्री कौन रहे हैं, तो क्या होगा? हरदीप एस पुरी। ओके, द्वारा मेरी जिंदगी मेरा स्वच्छ शहर अभियान को शुरू किया गया था। कब स्टार्ट किया गया है इस अभियान को? दूसरा क्वेश्चन, यह अभियान कब प्रारंभ हुआ है? तो 15 मई 2023 को मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर, ओके, अभियान को शुरू किया गया। अब इसमें एक चीज ये ध्यान देना है कि यह जो अभियान है ये क्या है? हर शहर, ठीक है, हर शहर, ये नहीं है, ये नहीं है। हर शहर वेस्ट टू वेल्थ, जो वेस्ट टू वेल्थ, वेस्ट टू वेल्थ, ओके, में बदलाव के लिए क्या कर रहा है? 3R, 3R यानी रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल के मंत्र को अपना रहा है। हर शहर वेस्ट टू वेल्थ में बदलाव के लिए। कैसे? अब 3R का मतलब क्या? रिड्यूस, रिड्यूस यानी जो कचरा है, जो बेकार की चीजें हैं उसे फेंको, रिड्यूस। जो यूज करने लायक है आप उसे क्या करो? फिर से यूज करो। और रिसाइकल, रिसाइकल, रिसाइकल। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट है और आपके ये मेंस में भी काम आएगा। ये करंट का जो मुद्दा है, ये जो करंट है, ये आपके मेंस में भी ये काम आ जाएगा। वहां पर सपोज कोई क्वेश्चन आता है, क्वेश्चंस तो रहते हैं, एक नए क्वेश्चंस रहेगा ही जो आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड रहेगा। तो वहां पर अगर पर्यावरण बेस्ड, एनवायरनमेंट बेस्ड कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ इस पॉइंट को आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, वहाँ इस पॉइंट को आप दे सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मेन्स के दृष्टिकोण से आपके काम आ जाएगा। क्या है इस 3R का मतलब? क्या है? रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ओके, क्या किया जा रहा है? ये एक मंत्र को जो है ये लोग इसके तहत क्या कर रहे हैं कि अपने शहरों की सफाई की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे हर शहर में वेस्ट टू वेल्थ में बदलाव के लिए। अब यहाँ पे इस स्लाइड में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? पहला क्वेश्चन, किस मंत्रालय के द्वारा आरंभ किया गया है मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान? कौन सा मंत्रालय है? किस तारीख को किया गया है? कौन से मंत्री के द्वारा किया गया है? और वेस्ट टू वेल्थ में 3R जो है उस कौन कौन से हैं? 3R किसको संदर्भित करता है? 3R किसको किसको संदर्भित करता है? तो क्या होगा? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल को। और ये 3R आपके मेंस के पॉइंट में भी काम आ सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे और क्या है इसमें। इसका उद्देश्य क्या है? क्यों इसको लाया गया? इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि लोगों से कपड़े, जूते,
पुरानी किताबें, खिलौने और इस्तेमाल किए गए प्लास्टिक को इकट्ठा करने के लिए रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल यानी आरआर केंद्र स्थापित करना है। क्या करेगा? आरआर केंद्र स्थापित करेगा। यानी अगर आप इसे ऐसे समझना चाहते हैं, कबाड़ी वाला आता है ना, कबाड़ी वाला आता है, तो बस अंतर ये है कि वो उसे उठा के क्या करता है, कबाड़ में ले जाता है, कबाड़ में यूज किया, फेंक दिया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि आप जो लोगों से वो कबाड़े का सामान लेता है, यहाँ पर क्या है, कपड़े हैं, यहाँ पर क्या है, क्या क्या चीजें हैं, यहाँ पर कपड़े हैं। ओके, क्या क्या चीजें हैं यहाँ? कपड़े, जूते, पुरानी किताबें, खिलौने और इस्तेमाल किए गए प्लास्टिक को इकट्ठा करेगा और उसको फिर से क्या करेगा, जो उसमें लगेगा रिड्यूस करना है, रीयूज करना है, रिसाइकल करना है, वो करके क्या करना है, आर आर केंद्र स्थापित करना है, आर आर केंद्र स्थापित करना है। ओके, आर आर केंद्र स्थापित करना है। मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर का समापन कब हो रहा है? ये समापन कब हो रहा है? एक्चुअली क्या है कि 1 महीने का 15 मई को स्टार्ट किया गया है ना, ये 5 जून तक चलेगा, करीब 1 महीने तक ऐसे आसपास मान के चलिए, 1 महीने तो नहीं, 20 दिन करीब ये एक जो अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। और ये 7000 केंद्रों में, ठीक है, 7000 शहरों में ये अब तक चल चुका है, 7000 शहरों में। तो इसका समापन कब होगा? 5 जून को, 5 जून इसका समापन रखा गया है। ठीक है, स्वच्छ शहर अभियान का समापन 5 जून को लाइफ के संकल्प के साथ, लाइफ के संकल्प यानी मतलब क्या है, लाइफ इन द सेंस पर्यावरण से अपने आप को जोड़कर देखना कि हम स्वस्थ हैं, पर्यावरण को हम अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें पर्यावरण को स्वस्थ रखना होगा। लाइफ है, जिंदगी है वो, है ना। अगर हम ऐसे थोड़ा सा सोचें तो पर्यावरण वाकई में हम लोगों की जिंदगी है, अगर वो है तभी हम लोग हैं। तो क्या करेगा मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर का समापन 5 जून 2023 को लाइफ के संकल्प के साथ होगा। लाइफ का एक संकल्प लेना है, यानी पर्यावरण को बचाना है। ओके, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि 5 जून को समापन होगा। 5 जून क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस है। 5 जून क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस। इसी प्रकार का एक शुरू किया गया था गुजरात में भी, मैंने क्लास में बताया है, गुजरात के केवड़िया में भी मिशन लाइफ स्टार्ट किया गया था। ठीक है, मिशन लाइफ गुजरात के केवड़िया में कुछ इस तरह से ही मिशन लाइफ, मैं लिख दे रही हूँ मिशन लाइफ। ठीक है, उसके वो वहीं पर सबसे पहले जो ये आप देख रहे हैं ना 3R जो आप देख रहे हैं, इसी के नियम थे। मिशन लाइफ का ही ये 3 नियम था। मिशन लाइफ का ही ये नियम था, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। रिसाइकल मिशन लाइफ का ही था। ये कहां पे स्टार्ट किया गया था? ये मिशन लाइफ गुजरात। अब अगर गुजरात का नाम लें तो किसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया? गुजरात के केवड़िया। किसके द्वारा ये स्टार्ट किया? मिशन लाइफ किसके द्वारा किया गया होगा? जाहिर सी बात है मोदी जी थे यहाँ पे। ठीक है, मोदी जी के द्वारा मिशन लाइफ, सेम मिशन लाइफ। ओके, या उसकी भी क्या मोटो क्या है? यही लाइफ है। पर्यावरण को क्या करना है? सुरक्षित करना है। पर्यावरण को क्या करना है? सुरक्षित करना है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट्स आप बहुत अच्छे से मेंस के राइटिंग में आप दे सकते हैं वहां पर। ओके, चलिए नए आरआर केंद्र, क्योंकि मैंने आपको अभी कहा ना कि करीब 7000 जो केंद्र हैं वो स्थापित किए गए हैं अभी तक, करीब 7000। ठीक है, अभी तक कितने हैं? अभी तक करीब 7000 जो केंद्र हैं वो स्थापित किए गए हैं। 7000 केंद्र। ओके, इतने केंद्र जो हैं वो स्थापित किए जा चुके हैं। अब नए 3 आरआर केंद्र, ध्यान रखिएगा कहाँ पे है? आगरा, रीवा और इंदौर में खोले गए हैं अभी नए 3 आरआर केंद्र। वहां पे भी सेम ही सभी चीजों को कलेक्ट करना। आरआर केंद्र में क्या करना है? जो पुराने जूते, चप्पल, खिलौने, कपड़े वगैरह वगैरह प्लास्टिक की जो चीजें सबको कलेक्ट करो और वहां पे कहाँ भेज दो? आरआर केंद्र भेज दो, जहां पे उसको क्या कर लेगा? रिड्यूस करेगा, रीयूज करेगा, रिसाइकल करेगा। ठीक है, आर ऑन व्हील्स भी। ऑन व्हील्स का मतलब क्या हो गया कि घर घर जाकर पुराने कपड़े, मैंने कहा ना कि थोड़ा सा मतलब कबाड़ी वाला आता है तो आप उससे थोड़ा सा सोच लें कि चलिए कुछ इस तरह से समझने के लिए आर रटना नहीं है, कुछ नहीं करना है, समझ में आ गया तो बहुत अच्छे से आप लिख सकते हैं। ठीक है, आर ऑन व्हील्स। ऑन व्हील्स यानी क्या है? ऑन व्हील्स का मतलब तो खैर समझ में आता है, चक्के वाला, है ना। क्या करेगा? ये घर घर जा करके पुराने कपड़े, किताबें, इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि इकट्ठा करता है।
बहुत अच्छी सुविधा है ना, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपके घर आकर के वो लेके जा रहा है। इस मेगा अभियान में लाखों नागरिकों ने क्या किया है, भाग लिया है और लेना भी चाहिए। ओके अब जैसे हम सभी को इस चीज की जानकारी मिल गई कि क्या है ये, हमें भी क्या करना है, कोऑपरेट करना है, हमें भी पर्यावरण को बचाना है। अगर वो सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, ठीक है। तो इसलिए इस मेगा अभियान में लाखों नागरिकों ने भाग लिया है। चलिए नेक्स्ट इश्यूज क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट इश्यूज क्या है हमारे पास, हाँ, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने विश्व उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन दिवस के अवसर पर 75/25 नामक स्वास्थ्य पहल को लॉन्च किया है। अब यहाँ पर सेम थिंग, आप लोग एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जितने भी मंत्रालय आ रहे हैं ना, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में वो जरूर आएगा, ठीक है। मंत्रालय को लेकर के मैं प्रीलिम्स की बात कर रही हूँ। प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन जरूर होगा आपका मंत्रालय के ऊपर, चाहे वो किसी भी मंत्रालय को लेकर के पूछे, लेकिन पूछेगा जरूर। तो यहाँ पर देखिएगा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, रक्तचाप से संबंधित है तो स्वास्थ्य मंत्रालय ही होगा। क्या है, हाइपरटेंशन दिवस के ऊपर, किसके द्वारा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा विश्व उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन दिवस के अवसर पर कब मनाया जाता है हाइपरटेंशन डे? हाइपरटेंशन डे कब मनाया जाता है? 17 मई। ओके, क्या किया है, 70/25 नामक एक स्वास्थ्य पहल को लॉन्च किया। आखिर ये है क्या, 75/25 क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है इसको लॉन्च करने का? 2025 तक उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर तथा मधुमेह यानी डायबिटीज वाले 75 मिलियन लोगों की जांच करने और उन्हें मानक एक देखभाल के तहत इसको लाना है, ठीक है। 75 मिलियन लोगों का, तो 75/25 सबसे बहुत सीधा सा सवाल यही पूछ देगा, 75/25 पहल क्या है? तो 75 मिलियन लोग होंगे जिनको 2025 तक क्या करेगा, उच्च रक्तचाप और मधुमेह यानी हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की जांच करना और उनको एक स्टैंडर्ड जो उनका मानक देखभाल होगा उसके तहत उनको लेकर के आना है। ओके, वेरी क्लियर। आम बजट 2023-24 में जैसे बजट आई उसमें पहली बार किसका जिक्र किया गया है? तो उसमें पहली बार उच्च रक्तचाप और मधुमेह उपचार का प्रावधान किया गया है। इसको क्या किया गया है, बजट में भी लाया गया है। जो इस साल की जो बजट आई है 23-24 की आम बजट, उसमें उसको ऐड किया गया है। किसे? हाई ब्लड प्रेशर को एंड डायबिटीज को। 75/25 का मतलब क्या हो गया, 75 मिलियन लोग होंगे और इनका टारगेट कब है? 2025 तक, है ना। 2025 तक उनकी जांच करना और उनका उपचार के बारे में बताना कि आप किस तरह से अपने आप को बेटर कर सकते हैं। ओके, देखभाल के तहत लाना है, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसी से हम लोग रिलेटेड नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ष क्या है, 17 मई को, प्रत्येक वर्ष 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 17 मई। क्लियर? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक पहल है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र, ओके, केंद्रीय मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव ने जुहू समुद्र तट पर 20 विशाल समुद्र तट स्वच्छता अभियान में शामिल कौन है? पहला क्वेश्चन यहां से फिर से मैं बता रही हूं, मंत्रालय फिर से क्या हो गया, मंत्रालय फिर आ गया। तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को कौन सा है ये? भूपेंद्र यादव पर्यावरण, वन एवं जलवायु, ओके, मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव। ध्यान रखिएगा, पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय इन्हीं के पास है। भूपेंद्र यादव ने जुहू समुद्र तट पर, कहां पर? जुहू समुद्र तट पर 20 विशाल समुद्र तट स्वच्छता अभियान, अगेन ये भी किससे रिलेवेंट है? स्वच्छता से। किसकी स्वच्छता से? समुद्र, क्योंकि पर्यावरण वन और जलवायु है तो किसका होगा? समुद्र तट स्वच्छता अभियान में शामिल। अब देखिए यहाँ क्या है, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस, ओके, रमेश बैस है। अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? श्री एकनाथ शिंदे, ओके। महाराष्ट्र के राज्यपाल
और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ मुंबई के जुहू बीच पर, जुहू बीच का है मुंबई, ये तो सभी जानते हैं, बीच पर G20 मेगा विशाल यानी क्या G20 मेगा समुद्र तट स्वच्छता अभियान में भाग लिया है। सवाल यहाँ ये बनता है कि G20 मेगा समुद्र तट स्वच्छता अभियान निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रारंभ किया गया है, या किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है, या किस मंत्री के द्वारा किया गया है। ये 3-4 प्रकार के सवाल यहाँ से आपके पास बन सकते हैं। अब क्या देखते हैं नेक्स्ट, G20 मेगा समुद्र तट स्वच्छता अभियान भारत के G20 प्रेसिडेंसी कार्यक्रम। आपको अभी पता है कि G20 के बारे में आप सभी जान रहे हैं। प्रेसिडेंसी कार्यक्रम जो अध्यक्ष कार्यक्रम चल रहा है, अध्यक्षता कौन कर रहा है, भारत कर रहा है, तो इसी कार्यक्रम के हिस्से के रूप में इसको आयोजित किया जा रहा है। इसी कार्यक्रम का एक हिस्सा क्या है, समुद्र तट का सफाई भी करना। ओके, इसी कार्यक्रम का हिस्सा है समुद्र तट की भी सफाई करना। चलिए अब G20 के बारे में थोड़ा सा आप लोग देख लें यहाँ पे G20। ओके, G20 में इतना तो पता है कि टोटल कितने कंट्रीज हैं। G20 में कितने कंट्रीज हैं, G20 में 20 कंट्रीज हैं, 19 कंट्रीज प्लस 1 यूरोपियन यूनियन, ये हो गया। G20 का गठन कब हुआ था, G20 का गठन कब हुआ था, 1999 में। ओके, चलिए इसका अपना कोई ना तो सचिवालय है और ना तो मुख्यालय है, इसका अपना नहीं है। क्यों नहीं है, इसमें क्या है 20 देश हैं, ये क्या है एक ग्रुप ऑफ 20 जो है, ये ग्रुप ऑफ 20 क्या है, विकासशील प्लस क्या है, इसमें विकसित कंट्रीज हैं, इसमें दोनों हैं। तो ये करता क्या है, इसकी एक चीज ध्यान रखिएगा, इसका अध्यक्षता जो होता है वो कैसे होता है, एक जैसे G20 जितने कंट्रीज हैं, किस एक कंट्रीज अगर इस साल करी तो दूसरे से अपने आपस में ही, इनकी जो कंट्रीज हैं, जो इनका ग्रुप है, आपस में ही क्या करते हैं, अगर इस बार इनके पास हो रहा है, सपोज भारत कर रहा है, अगले बार कोई और करेगा, तो इस तरीके से इनके बीच में ही क्या होती है, कंट्री अध्यक्षता करती है। भारत इस बार इसकी अध्यक्षता कर रहा है, इस साल कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। तो इंडिया कब से कब तक कर रहा है, इंडिया जो अध्यक्षता कर रहा है वो कब से कब तक कर रहा है, वो 1 दिसंबर 2022 30 नवंबर। भारत कौन कर रहा है, भारत करेगा अध्यक्षता। ओके, ये कौन करेगा, तो ये भारत करेगा इसकी अध्यक्षता। कब से कब तक, 1 दिसंबर से लेकर के 30 नवंबर तक 2023 तक। ठीक है, चलिए अब इसमें आपको करना क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें एक और है कि G20 की जो इस बार की बैठक, तो चलो इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है, इसमें G20 में एक वर्ड आता है ट्राइका। ओके, नेक्स्ट जो इसका G20 का G20 नेक्स्ट G20 यानी 2024 में कहाँ होगा, 2024 में G20 की बैठक 2024 में कहाँ होगी, कहाँ होगी 24 में, ब्राजील में। ओके, ब्राजील में। इसको मैंने आप लोगों को बताया भी था क्लास में, फिर से मैं इसको करवा रही हूँ कि G20 का जो मैंने आपको बताया था वो इस तरह से याद रखिएगा। ठीक है, सबसे बेस्ट है याद रखने का तरीका, आप इसको कुछ मैं नेक्स्ट स्लाइड में बता दे रही हूँ। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में बता रही हूँ, इसको याद रखने का तरीका है, ये देखिए G20 ये समुद्र तट के पास जुहू बीच। ओके, मैप से थोड़ा सा चीजें और क्लियर हो जाती है। भारत G20 क्या देख रहे हैं मैप में, काफी अच्छा लग भी रहा है ये। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा और देख लें, इस जगह ही देख लें, मैं G20 का यहाँ बता दूंगी आपको। भूपेंद्र यादव ने G20 मेगा समुद्र तट स्वच्छता अभियान के तहत समुद्रों को साफ और स्वच्छ रखने का क्या है, शपथ भी दिलाई है। इसका उद्देश्य क्या है, पर्यावरण पर समुद्र कचरे की प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना। पर्यावरण पर समुद्री कचरे का क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में लोगों को जागरूक करना। ओके, इसके बारे में लोगों को जागरूक करना। और क्या है, समुद्रों को साफ और स्वच्छ रखने की शपथ दिलाई। तो खैर ये इतनी कॉमन सी जो चीज है, इसको याद करना नहीं, ये केवल समझने की चीज होती है। ओके, ये केवल समझने की चीज होती है। चलिए यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं, G20 को लेकर के G20 की जो बैठक है वो कुछ इस तरीके से, ओके याद रखिएगा।
भारत इंडोनेशिया, दो 2022 में हुआ था। ओके, इंडोनेशिया में कब हुआ था? 2000, क्योंकि पूछ लेता है अगला पिछला सब पूछता है इसमें, तो ये ध्यान रखिएगा। भारत 2022 में, और ये ब्राजील में। ब्राजील में कब होगा? 2024 में। आई थिंक ये दिख नहीं रहा होगा शायद आप लोगों को, इसको मैं फिर से लिख दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये कलर काफी, मैं फिर से इसे लिख दे रही हूँ। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया 2022, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको क्या बोला जाता है? ट्रॉइका। इसे बोला क्या गया है? का ट्रॉइका। ओके, ध्यान रखिएगा, G20 के बारे में ही ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसी में क्या और क्या है कि 3 तटीय राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश भी समुद्र तटों की सफाई गतिविधियों का आयोजन कर रहे हैं, ठीक है। 3 तटीय प्रदेश हैं, और कौन है? 3 तटीय प्रदेश और 9 केंद्र शासित प्रदेश भी समुद्र तट की सफाई का आयोजन कर रहे हैं। भारत ने अपने G20 प्रेसिडेंसी के तहत पर्यावरण के लिए जीवन शैली की अवधारणा को बढ़ावा दिया है। किसको बढ़ावा दिया है? पर्यावरण के लिए जीवन शैली, यानी लाइफ। पर्यावरण के लिए जीवन शैली, ओके, लाइफ को बढ़ावा। इससे पहले भी आपने देखा, इससे पहले भी देखा मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर, फिर अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि पर्यावरण के लिए जीवन शैली को, तो ये सभी क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस आ रहा है, ओके। तो उससे पहले जितने भी इस G20 में इसको भी ऐड किया दिया गया, तो ध्यान रखिएगा G20 प्रेसिडेंसी के तहत किया गया है, ये G20 प्रेसिडेंसी के तहत, ओके। मेगा समुद्र तट स्वच्छता अभियान। नेक्स्ट देख लेते हैं। देहरादून में भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद में सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ ये ध्यान दें कि यह जो भारतीय वानिकी अनुसंधान है, इंडियन फॉरेस्ट्री रिसर्च जो है, और शिक्षा परिषद में सतत भूमि प्रबंधन क्या है? सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? तो यह देहरादून में किया जा रहा है। सबसे पहले इसको ध्यान रखिएगा, देहरादून, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या किया गया है देहरादून में। भारतीय वानिकी अनुसंधान प्लस शिक्षा परिषद में सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र, इसका उद्घाटन किया गया है। क्या है ये? COESLM, ओके। ये क्या है? सेंटर ऑफ एक्सलेंस, सेंटर ऑफ एक्सलेंस, सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, ओके। सेंटर ऑफ एक्सलेंस, सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, ओके। सबसे पहले इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? क्यों इसका स्थापित किया गया है? तो दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देना और अस्थायी भूमि प्रबंधन तरीकों के माध्यम से भूमि क्षरण के मुद्दों का समाधान करना है। जो अस्थायी भूमि का जो प्रबंधन है वो सही ढंग से नहीं है, तो जो क्या किया जा रहा है, इसके तरीकों के से भूमि क्षरण के मुद्दे का समाधान करना है, भूमि क्षरण के मुद्दे का। यह सतत विकास के लिए भूमि क्षरण को नियंत्रित करने और मिट्टी की गुणवत्ता सुधार करने में मदद करेगा। क्या करेगा? सतत विकास के लिए भूमि क्षरण, सतत विकास के लिए
भूमि क्षरण को नियंत्रित करने और मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने, क्या करेगा, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने में यह मदद करेगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या करेगा, भूमि क्षरण को नियंत्रित करना और मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए इसको लाया गया है। ओके, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। इस पे आगे देख लेते हैं क्या है। यह तकनीकी सहयोग, क्षमता निर्माण और ज्ञान के आदान प्रदान के माध्यम से, एक तो भूमि क्षरण हो गया, अस्थायी भूमि को किस प्रकार से वो भूमि क्षरण में रोकने में मदद करेगा। दूसरा क्या है, बंजर भूमि को, दूसरा क्या है, बंजर भूमि, क्या है ये, बंजर भूमि, ओके, को उपजाऊ बनाने की सुविधा। भूमि क्षरण को तो वो रोकेगा ही, है ना। जो अस्थायी भूमि है उसका भी क्या किया जा रहा है, अगर मैनेजमेंट सही नहीं है तो उसका भी क्षरण हो रहा है। दूसरी चीज है, बंजर भूमि को भी वो उपजाऊ बनाने की सुविधा प्रदान करेगा। यह उन विकासशील देशों के साथ सहयोग करेगा जो मरुस्थलीकरण, क्या है, डेजर्टिफिकेशन, क्या होता है, मरुस्थलीकरण यानी डेस्टिफिकेशन को रोकने के लिए किसके साथ, संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यूएनसीसीडी के पक्षकार हैं। यह एसडीजी में योगदान करने की कोशिश कर रहा है, एसडीजी में, ठीक है। चलिए यूएनसीसीडी क्या है देख लेते हैं। यूएनसीसीडी फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस ऑफ कन्वेंशन टू combat desertification, ओके। यूएनसीसीडी का फुल फॉर्म क्या है, चलिए ये, ठीक है। कब ये आया था, कब आया था ये, 1994 में, 94 में यूएनसीसीडी 94, ओके। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यूएनसीसीडी का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस ऑफ कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, 94 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। मतलब मरुस्थलीकरण यानी डेजर्टिफिकेशन, चलिए ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। एमपी के धार में पीएम मित्रा पार्क स्थापित करने के प्रस्ताव को औपचारिक स्वीकृति मिल गई है। कहां पर, कहां मिला है, एमपी के धार में पीएम मित्रा पार्क कहां स्थापित करने के लिए स्वीकृति मिल गई है, पीएम मित्रा पार्क धार में, कहां, धार कहां है, एमपी के धार में। तीन क्वेश्चन धार के ऊपर पूछ सकता है, एमपी धार पे, लेकिन संभावनाएं कम है, वो एमपीपीसीएस ही पूछेगा। अगर इस तरह से पूछेगा तो एमपीपीसीएस पूछेगा, अदरवाइज अदर स्टेट अगर इस क्वेश्चन को पूछेगा तो केवल ये पूछेगा कि पीएम मित्रा पार्क किस शहर में, मध्य प्रदेश में, या मध्य प्रदेश में किसकी स्थापना की गई, तो पीएम मित्रा पार्क स्थापित करने की इसको क्या स्वीकृति मिल गई है। 21 मई को इस संबंध में कपड़ा मंत्रालय और एमपी सरकार ने धार में एमओयू क्या किया, हस्ताक्षर किया है। कब किया है, किस तारीख में किया है, 21 मई को। 21 मई को कपड़ा मंत्रालय, मंत्री कौन है, कपड़ा मंत्रालय के मंत्री कौन है, पीयूष गोयल। पीयूष गोयल, कपड़ा मंत्रालय के मंत्री कौन है, पीयूष गोयल। और एमपी के सरकार ने क्या किया है, हस्ताक्षर किया है। पीएम मित्रा पार्क 1563 एकड़ भूमि में फैला होगा। पूरी जमीन एमपीआईडीसी एमपी यानी एमपी तो मध्य प्रदेश हो गया, आईडीसी का फुल फॉर्म क्या होगा, एमपी यानी एमपी मध्य प्रदेश, आईडीसी यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ओके, डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ओके। एमपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के कब्जे में ये पूरी जमीन। ये एमपीपीसीएस के लिए बता दे रही हूँ, एमपीपीसीएस में ये पूछ सकता है पीएम मित्रा पार्क में कितने एकड़ भूमि का वो फैला होगा, तो 1563 केवल एमपीपीसीएस के लिए पॉइंट है, ओके। चलिए पीएम मित्रा पार्क क्या करेगा, ये
और इसके साथ क्या क्या फैसिलिटीज देख लीजिए कि 5,000 लोगों को, कितने हजार लोगों को, 5,000 लोगों को के लिए क्या करेगा, 5,000 लोगों को प्रत्यक्ष और 1.5 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार पैदा करेगा। ठीक है, 5,000 तो डायरेक्ट होंगे और 1.5 लाख इनडायरेक्टली। इससे धार, झाबुआ और रतलाम जिले के पूरे क्षेत्र को लाभ होगा। कौन कौन सा, धार, झाबुआ और रतलाम जिले को। ठीक है, रतलाम जिले को लाभ मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट इशू क्या है हमारे पास। हाँ, इससे भारतीय कपड़ा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और दुनिया भर से निवेश आकर्षित होंगे। इससे क्या होगा, भारतीय कपड़ा क्षेत्र में क्या किया जाएगा, कपड़ा क्षेत्र में इसमें ऑटोमेटिक है कि इससे क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा ना। अब इतने लाख लोग, भारतीय कपड़ा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और दुनिया भर में भी क्या होगा, निवेश जो है वो आकर्षित होगा। चलिए नेक्स्ट इश्यूज देखते हैं क्या है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, ये अपने आप में हेडिंग ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है ना, अपने आप में हेडिंग ही इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई। ओके, 22 मई। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इसकी थीम क्या है, इस साल जो बायोडाइवर्सिटी मनाई गई है इसकी थीम क्या है, समझौते से कार्रवाई तक जैव विविधता का निर्माण। इसकी थीम क्या है, समझौते से कार्रवाई तक, ये याद रखिएगा, समझौते से कार्रवाई तक जैव विविधता का निर्माण। इस वर्ष का क्या है, थीम यही है। जैविक विविधता पर कन्वेंशन, जैविक विविधता पर कन्वेंशन कब किया गया था, 29, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, 29 दिसंबर 1903 को लागू हुआ था। ये 93 को लागू हुआ था, 29 दिसंबर 93 को। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके साथ ये तो 22 मई ये हो गया, बायो इंटरनेशनल जो है आपका बायोडाइवर्सिटी डे है। इसके साथ इंटरनेशनल एक और क्या है, 22 मार्च, 22 मार्च वर्ल्ड वाटर है ना डे, यानी विश्व, इसको जब भी पढ़ते हैं ना एक साथ तीनों को पढ़ लिया कीजिए तो याद रह जाएगा, वरना कंफ्यूजन होगा, वरना क्या होगा, कंफ्यूजन होगा। 22 मार्च। इसके साथ फिर नेक्स्ट क्या है, 22 अप्रैल वर्ल्ड अर्थ डे, यानी विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस। क्लियर, विश्व पृथ्वी दिवस। ठीक है, और कुछ, और 22 में तो आपको पता ही है, तो 22 अप्रैल, 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई, ये तीनों याद रखिएगा। और अब 5 जून आ रहा है, फिर 21 जून आएगा, है ना। चलिए तो वो जब आएगा तो बताऊंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस घोषित किया था। अंतर्राष्ट्रीय जैव, ये थोड़ा मिस्टेक लिखा हुआ है, आई इंटरनेशनल डे ऑफ इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, ठीक है, ये घोषित किया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेपाल में 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। नेपाल, इसके नेपाल में क्या कर रहा है, बस इसको हेडिंग ध्यान रखिए, ठीक है, केवल हेडिंग 2025। नेपाल 2025 में विशेष पर्यटन दिवस वर्ष मना, नेपाल 2025 को विशेष पर्यटन दिवस मना रहा है, बस इतना और कुछ नहीं। विक्रम संवत के अनुसार वो 2080 के दशक को क्या करेगा, विजिट नेपाल दशक मनाएगा, विजिट नेपाल दशक 2080 को, और 2025 को विशेष पर्यटन दिवस मना रहा है, विशेष पर्यटन वर्ष, पर्यटन के लिए विशेष वर्ष, बस केवल इतना, और इसमें कुछ न्यूज नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एम्स में सभी CGHS लाभार्थियों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। एम्स में कहाँ पर कैशलेस इलाज की सुविधा कहाँ की जा रही है, कैशलेस इलाज की सुविधा कहाँ हो रही है, कहाँ की जा रही है, एम्स में। ठीक है, किसके लिए हो रही है, किसके लिए है, CGHS, CGHS, CGHS क्या है, ये CGHS है क्या, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम।
तो इसके अंतर्गत जितने भी लाभार्थी आते हैं, किस प्रकार के लाभार्थी आएंगे? जो कि सेवारत हैं, सेवारत और पेंशन भोगी, इस प्रकार के जो बेनिफिट्स जो ले रहे हैं वो लोग ले रहे हैं। तो इनको क्या होगा, अब कहाँ कहाँ पर? भोपाल, भुवनेश्वर, पटना, जोधपुर, रायपुर और ऋषिकेश, ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ कहाँ पर एम्स का सुविधा दिया जा रहा है? भोपाल, भुवनेश्वर, पटना, जोधपुर, रायपुर और ऋषिकेश। जहां भी रेड पेन है उसको पॉइंट देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है? कैशलेस इलाज की सुविधा, कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। चलिए इसके साथ जुड़े और क्या फैक्ट से देख लेते हैं। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत देश भर में 22 नए एम्स स्थापित किए गए हैं। किसके तहत? प्रधानमंत्री क्या है? सुरक्षा, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, ओके, PM SSY, है ना। कभी 2003 में इसे लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत ही देश भर में 22, टोटल कितने एम्स स्थापित किए गए हैं? देश भर में 22, और जिसमें से 6 एम्स में कैशलेस सुविधा दी जा रही है। कैसे? सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत, ठीक है, उन सभी को दिया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा गुजरात के द्वारका में राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी की आधारशिला रखी गई है। किसके द्वारा रखी गई है? गृह मंत्री किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा। कहाँ रखी गई है? गुजरात के द्वारका में क्या किया जा रहा है? राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी की आधारशिला रखी गई है। इसमें कितने का करोड़ का प्रोजेक्ट है? ये 470 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा, 470 करोड़ से। और इसमें क्या किया गया है? एक्चुअली क्या है ना, देश में जो तटीय पुलिस कर्मियों की कुल संख्या कितनी है? लगभग 12,000 है, लगभग 12,000 है, ठीक है। तो ये इसमें करेगा क्या यहाँ पर? ये सिर्फ मैं बता रही हूँ, यहाँ से क्वेश्चन नहीं है, ये केवल ऐसे समझने के लिए समझे। और एक बार जब ये एकेडमी पूरी तरह से चालू हो जाएगा, एक बार स्टार्ट हो जाएगा, तो एवरी ईयर क्या करेंगे ये लोग? 3,000 लोगों को ट्रेन करेंगे। एवरी ईयर 3,000 है, तो अगर 4 साल में देखा जाए तो कितने हो जाएंगे? 12,000 तो ऐसे ही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली राज्य क्षेत्र संशोधन अध्यादेश जारी किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर मेंस ऑल्सो, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके किसी न किसी मेंस में तो पूछ लेगा, यूपीएससी हो चाहे वो स्टेट पीसीएस की मेंस में इसको जरूर जोड़ेगा केंद्र सरकार ने। और प्रीलिम्स में जो फैक्ट बनेंगे कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन अध्यादेश जारी किया गया है। अध्यादेश, प्रीलिम्स का फैक्ट क्या है? अध्यादेश। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली राज्य क्षेत्र संशोधन अध्यादेश जो किया है, तो यहाँ पर अध्यादेश जो है किस आर्टिकल के तहत है? राष्ट्रपति किसके तहत? आर्टिकल 123 राष्ट्रपति अध्यादेश, है ना। आर्टिकल 213 राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। और ये ध्यान रखिएगा दोनों पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर है क्या, एक्चुअली ये जो अध्यादेश लाया गया है, इसमें क्या किया गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री इस प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे। अभी आप एक चीज जानते होंगे, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ कि जितने भी ग्रुप ए के अधिकारी होते हैं या दानिश में कौन कौन शामिल हैं? ग्रुप ए, यहाँ मैं लिख रही हूँ, ओके। ग्रुप ए हो और ग्रुप ए प्लस दानिश मैं यहाँ कर दे रही हूँ, ओके। दानिश, तो इसमें क्या कौन कौन शामिल है? इस दानिश में कौन कौन शामिल है? दिल्ली हो गई, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर एंड नगर हवेली, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव। दानिश में ये सभी आएंगे, ठीक है। दानिश में ये सभी आएंगे जितने भी सिविल, दानिश क्या है? सिविल सर्विसेज, ओके, सिविल सर्विसेज,
तो ग्रुप ए के जो अधिकारी हैं सिविल सर्विसेज, ये मेनली क्यों ऐसा किया गया सिविल सर्विसेज? ओके, सिविल सर्विसेज, थोड़ा इंग्लिश में लिख दे रही हूँ, ज़्यादा सही रहेगा, सिविल सर्विसेज। तो इन लोगों की जो ट्रांसफ़र होगी या इनकी नियुक्ति हो रही है, इनके तबादला या नियुक्ति से जो भी फैसला लेंगे, कौन लेंगे, वो अंतिम मोहर उपराज्यपाल का लेगा। अभी इसके चलते थोड़ा सा विरोध भी किया जा रहा है, आप देख रहे हैं केजरीवाल जी का थोड़ा विरोध भी चल रहा है इसके ऊपर। मैं केवल, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके मेंस में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, किसी न किसी मेंस में आएगा। इसके ऊपर मैं स्पेशली एक क्लास लूँगी इसके ऊपर। ओके, हो सकता है कि आज ही आप लोग को क्लास मिल जाए। देखिए, तो केंद्र सरकार ने क्या किया इसमें, अब इस प्राधिकरण में जो एक प्राधिकरण गठित किया गया है, इस प्राधिकरण में इसमें क्या किया गया है, इस प्राधिकरण में मैं से यहां लिख दे रही हूं, ठीक है। ओके, राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण, ठीक है। अब इस प्राधिकरण के सदस्य कितने हैं? 3 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? 3 सदस्य होंगे। इस प्राधिकरण में कितने हैं, ये इंपॉर्टेंट और ध्यान दीजिएगा। इस प्राधिकरण में आपके 3 सदस्य होंगे, और 3 सदस्य कौन कौन शामिल है इस प्राधिकरण में? तो दिल्ली के सीएम यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री शामिल होंगे, मुख्य सचिव, गृह सचिव, दिल्ली के गृह सचिव। ओके, चलिए, ठीक है। अब इनको, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे। तो विवाद जो मेनली चल रहा है, इस पे जो विवाद चल रहा है, वो विवाद का मुद्दा ये है, विवाद का जो मुद्दा है वो क्या है? क्योंकि इसमें जो आखिरी मुहर लगेगा, ठीक है, इसका जो फैसला लेगा, विवाद का क्या है? आखिरी अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाएगा? उपराज्यपाल के द्वारा, ठीक है। और वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना, ठीक है। वर्तमान में उपराज्यपाल यही है। तो अंतिम निर्णय जो होगा वो इनकी ही मुहर लगेगी, यही विवाद का एक विषय भी है। ओके, चलिए, ठीक है। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री इस प्राधिकरण के क्या होंगे? दिल्ली के मुख्यमंत्री इस प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे, ध्यान रखिएगा। दिल्ली के मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव इस समिति के सदस्य होंगे। क्योंकि टोटल 3 है इसमें। प्राधिकरण में सभी निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा लिए जाएंगे। सहमति न बन पाने की स्थिति में उपराज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। पीएम मोदी ने 20 मई को जापान के हिरोशिमा में G7 समिट में हिस्सा लिया। कहां पर? जापान के G7 समिट का मैं पहले भी बता चुकी हूं आप लोगों को कि जापान के हिरोशिमा में इन्होंने क्या किया? हिस्सा लिया। इस शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने दुनिया के त्रस्त करने वाले, दुनिया किस चीज से परेशान है? दुनिया अगर सबसे ज्यादा परेशान है, त्रस्त कर, तो किस चीज से परेशान है? तो भोजन, स्वास्थ्य और विकास के मुद्दों को इन्होंने क्या किया? संबोधित करने के लिए, याद रखिएगा, ये 10 सूत्री कॉल टू एक्शन दिया है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कॉल टू एक्शन जो इन्होंने कहा है वो कहाँ दिया है? तो जापान के हिरोशिमा में, या जापान में दिया है, या किस समिट में दिया है? तो G7 के समिट में इन्होंने दिया है कॉल टू एक्शन। ओके, अब दूसरा क्या है? श्री मोदी ने सुझाव दिया कि विश्व के नेताओं को समावेशी खाद्य प्रणाली, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, क्या है? समावेशी खाद्य प्रणाली का निर्माण करना चाहिए जो सीमांत किसान जैसे सबसे कमजोर लोगों तक भी क्या हो सके? रक्षा कर सके उसकी, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए G7 जो है, G7 में टोटल कितने हैं? 7 कंट्रीज हैं।
G7 का मतलब क्या हो गया? टोटल 7 कंट्रीज। कौन कौन सी है वो? कौन कौन सी है? अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, 7th कौन सी है? जापान। ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, G7 का जो समिट हुआ है, G7 का समिट में जर्मनी में कब हुआ था? पिछले साल जर्मनी में हुआ है। जर्मनी में कब हुआ है? 2022 में। और इस साल कहाँ हो रहा है? 2023 में जापान में हो रहा है। इसकी समिट कहाँ हो रही है? जापान में 2023 में। इसके साथ एक और 49th क्रम है, इसका क्रम के अनुसार 49th और ये 48th है। एग्जाम में ये भी पूछ लेता है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 48th एंड 49th, ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है इसके साथ। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, G7 का गठन कब हुआ था? एक क्वेश्चन यहाँ से और एक बनता है। 1975 में इसका गठन हुआ था, 1975 में। ओके, उस समय तो 6 कंट्रीज थी, कनाडा को 76 में ऐड किया गया था। चलिए अब आते हैं, हमारा क्या है आज के, अब एमसीक्यूज पे आते हैं। हमारी जो इश्यूज थे वो कंप्लीट हो गए। देखते हैं हमारे पास एमसीक्यूज क्या है। मेरी लाइफ मेरा सक्सेसर अभियान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन 1 क्या है ऑप्शन में? केंद्रीय मंत्री हरदीप एस पुरी द्वारा, किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्री हरदीप एस पुरी द्वारा 15 मई 2023 को मेरी लाइफ मेरा सक्सेसर अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान का उद्देश्य लोगों से कपड़े, जूते, पुरानी किताबें, खिलौने और इस्तेमाल किए गए प्लास्टिक को इकट्ठा करने के लिए रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल केंद्र स्थापित करना है। सही कूट का चयन करें, क्या होगा? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 1 एंड 2 दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेपाल में किस वर्ष को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? ऑप्शन ए 2024, ऑप्शन बी 2025, ऑप्शन सी 2026, ऑप्शन डी 2027। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 2025 को विश्व पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन यूपी के किन शहरों में किया जाएगा? कल की क्लास में मैंने बताया था। ठीक है, खेलो इंडिया का कहाँ किया जा रहा है? वाराणसी, नोएडा, लखनऊ, ऊपर के सभी। तो क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। सभी, वाराणसी, नोएडा, लखनऊ, एंड इसमें एक और शामिल है, एंड गोरखपुर। ध्यान रखिएगा, ठीक है, गोरखपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना CGHS के सभी सेवारत और पेंशन भोगी लाभार्थियों को अब कितने एम्स में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अमित शाह ने किस राज्य में तटीय पुलिसिंग की राष्ट्रीय एकेडमी के परिसर का शिलान्यास किया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी MP, ऑप्शन डी हरियाणा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गुजरात में किया गया है ना। चलिए ये हो गई आपकी लास्ट क्वेश्चन है ये, MCQs हमारी हो गई। अब हम लोग, अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के कोई डाउट है, या आप लोगों को लगता है कि क्वेश्चंस बायलिंगुअल होने चाहिए, या पूरी जो इश्यूज है वो भी बायलिंगुअल होने चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। ये आप लोगों की क्लास है, ओके। तो इस क्लास को आप जैसे लेना चाहते हैं, जिसमें आपको सुविधा मिले, आप उस तरीके से मुझे कमेंट जरूर करें, तो आपको वो सुविधाएं, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको सुविधाएं आप उनको मिले, ओके। चलिए, तो और ये मेरी अपनी चैनल है, चैनल मेरी अपनी है, क्लास आपकी है, ओके। तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।